मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आज का नया चैप्टर है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड्स के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में टू टाइप्स प्रॉपर्टीज आती है। एक होती है इलास्टिक प्रॉपर्टी, एक होती है प्लास्टिक प्रॉपर्टी। इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड प्लास्टिक प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी जिसके भी अंदर होता है उसे हम लोग इलास्टिक बॉडी कहते हैं, और जिसके अंदर प्लास्टिक प्रॉपर्टी होगी वो प्लास्टिक बॉडी होती है। प्लास्टिक का नाम तो सुना है ना? इलास्टिक का नाम सुना है? तो इलास्टिक बॉडी फॉर एग्जांपल जैसे सर जो स्ट्रेच करे, जो बॉडी स्ट्रेच कर सके, स्ट्रेच हो सके, वो इलास्टिक है। जैसे एग्जांपल में रबर को स्ट्रेच करो, स्ट्रेच हो जाता है इजीली ना, और जब उसको कॉम्प्रेस करो, कॉम्प्रेस भी जाता है, दब भी जाता है, और जैसे ही इसको रिमूव करते हो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिकवर कर लेता है। वो बॉडी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिकवर कर लेता है। ऐसी बॉडीज क्या होती है? इलास्टिक बॉडी। और जो एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। ये सब पॉइंट्स आपको खुद से रीड करना है और नोट भी करना है अपने से, ठीक है ना? इसको मैं नहीं डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा कि इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, इलास्टिक बॉडी क्या होती है। मैं सिर्फ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, ओनली एक्सप्लेन, ओके? तो व्हाट इज इलास्टिक बॉडी? द बॉडी विच इज कोई पूछो व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स? व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स जब भी डिस्कस होती है तो डिफॉर्मिंग का मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्स। जब किसी बॉडी पर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो, उसका शेप और साइज चेंज हो जाए। क्या हो जाए? When an external force is applied on a body, its shape and size become changed, and after removal the external force, it recover original shape and size. This force or such a force is called deforming force. यही है डेफिनेशन एग्जैक्ट। जैसे ही किसी बॉडी पर हम आप फोर्स अप्लाई करते हो, वो उसकी साइज और शेप दोनों ही चेंज हो जाए। सपोज दैट एक बॉल है मेरे पास, रबर की बॉल, उस पर आपने फोर्स अप्लाई किया तो अभी साइज क्या था उसका? तो रेडियस कुछ ज़्यादा था, उसका कम, बहुत ही रेडियस, और स्फीयर था परफेक्टली। जैसे आपने इसको फोर्स अप्लाई किया, रेडियस कम हुआ, मतलब साइज कम हुई, और शेप उसका स्फीयर से चेंज हो गया। हो सकता है कि हैवी स्फीयर बन जाए, है कि नहीं? तो साइज और शेप दोनों आपने चेंज कर दिया, और जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रिमूव करोगे, वो ओरिजिनल शेप और साइज को रिकवर कर लेगी। वो बॉडी क्या हो गई? इलास्टिक बॉडी। और जो आपने फोर्स रिमूव किया, जो अप्लाई किया एक्सटर्नल, वही क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स। सर कंप्रेसिबिलिटी को भी हम कह सकते हैं। हाँ, कंप्रेसिबिलिटी को आप भी कह सकते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, और एक्सटेंशन को भी कह सकते हो डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना? जिसपे लोड अप्लाई होता है। लोड मतलब वेट कोई। इज दैट क्लियर? यही है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स कंजर्व नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आप अप्लाई करते हो, एक्सटर्नल फोर्स है। इट इज अ एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स आप, कोई बच्चा कम लगाता है अप्लाई करेगा, कोई ज्यादा अप्लाई करेगा, है ना? तो कंजर्व नहीं रहेगा। ओके? डिफॉर्मिंग फोर्स कभी कंजर्व होगा? नहीं होगा। तो वो आपकी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के ऊपर डिपेंड करता है, कितना आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे आपने 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, कितने न्यूटन का? 50 न्यूटन का। तो ये 50 न्यूटन अगर आप बार बार कंटिन्यू चेंज कर रहे हो,
50 से फिर 60 इंक्रीज कर रहे हो, 60 से फिर 70 इंक्रीज कर रहे हो, तो ये आपकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पर डिपेंड करता है। अगर आप कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हो तो कहोगे कंजर्व है, ये कांस्टेंट है फोर्स, मैंने एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया है। इज दैट क्लियर? बोलो, ये क्लियर है ना? जब आप कोई फोर्स अप्लाई करोगे एक्सटर्नल, तो हो सकता है आप कांस्टेंट अप्लाई करना चाह रहे हो और आप इंक्रीज भी करना चाहते हो, चेंज कंटिन्यू करना चाह रहे हो, तो आपके ऊपर डिपेंड है वो। तो आपने जो एक बार अप्लाई कर दिया वो कांस्टेंट हम लोग मान चलते हैं उसको, वही फोर्स से हम उसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं। जैसे इसको रिमूव करते हैं वो उतने ही फोर्स से क्या करता है, रिकवर कर लेता है। तो यहाँ जो एक्सटर्नल फोर्स होगा और डिफॉर्मिंग फोर्स होगी, या कैसे कर सकते हो, वो उसके अंदर एक और एक्सटर्नल फोर्स जनरेट होता है। ये प्रॉपर्टी होती है इलास्टिक बॉडी की। उस फोर्स को हम लोग कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं? जैसे मान लो कि हमने एक रबर लिया है एल साइज का, कितने साइज का, एल साइज का मैंने एक रबर का वायर ले रखा है, वायर, इसका रबर का वायर, इसका अपना एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसी बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस पर मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स F, ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, और इसी को हम लोग कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, अप्लाई किया। तो अप्लाई करने से क्या होगा, इसकी लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। क्या करेगी? इंक्रीज, मतलब इसका स्ट्रेच हो जाएगा और ये अब इतना हो जाएगा स्ट्रेच होकर के, है कि नहीं? लेंथ इसकी इंक्रीज होगी, मतलब इनके बीच क्या होगा, इंक्रीज करने पर इसके मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन इंक्रीज होता है। मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, सेपरेशन इंक्रीज करता है। और जैसे से ये इंक्रीज करेगा, मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम नहीं होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना? और सेपरेशन कम करते जाओ तो रिपल्सन फोर्स इंक्रीज करता है। बात समझ आ रही है ना? और इस अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्स को हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे ये वर्क करता है इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों। प्लास्टिक बॉडी तो अगर देखा जाए नेचर तो होती ही नहीं है। तो जिस बॉडी का इलास्टिक प्रॉपर्टी यानी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है, वो अपने आप प्लास्टिसिटी में यानी का प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर लेती है और प्लास्टिक बॉडी बन जाती है धीरे धीरे। ठीक है ना? यहाँ पे जब ये वायर एक्सटेंड की सर, हाँ, उसके बाद अभी पीछे तो जाने पाएगी, तभी प्लास्टिक कैसे थे? जैसे सर जहाँ पे सर जब मैंने इस वायर पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसके हाँ, बाद ये वायर इंक्रीज की, अब वहाँ पे सर अब ये वायर अपना फिर से शेप तो ले नहीं पाएगी। शेप ले लेगी। स्टॉप करो। Restoring force conservative force. तो रेस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ये क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? ठीक है। तो अब जो हमारी अगली हेडिंग है वो हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रेस के बारे में। किसके बारे में? स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होती है। तो सबसे पहले हेडिंग होगी, फर्स्ट हेडिंग स्ट्रेस। कॉपी पेन में हेडिंग बनाए स्ट्रेस। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? समझिए, स्ट्रेस का मतलब होता है एक तरह से प्रेशर। क्या होता है? एक प्रेशर होता है। अगर इसका बिहेवियर मीन्स समझना चाहे तो स्ट्रेस कहते हैं ना बच्चे कि आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, कहते हैं ना। तो स्ट्रेस का मतलब होता है एक तरह से प्रेशर। लेकिन ये स्ट्रेस हम लोग स्टडी करेंगे सॉलिड्स में। किसमें? तो सॉलिड्स में जो भी हम
यूज करेंगे स्ट्रेस वर्ड यूज करेंगे, और जब लिक्विड या गैस पर स्टडी करते हैं उसमें प्रेशर वर्ड यूज करते हैं। मतलब स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा? डिफॉर्मिंग फोर्स, और डिफॉर्मिंग फोर्स इक्वल होगा किसके? रेस्टोरिंग फोर्स के। तो मैं कह सकता हूं रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बॉडी, ठीक है ना? तो डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब एरिया से डिवाइड कर दिया जाए, यही होता है स्ट्रेस। यही क्या है? स्ट्रेस। डिफिनीशन आप लोग नोट कर लेंगे बच्चों, खुद से नोट कर लीजिएगा अपने से, ओके? तो डिफॉर्मिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया, मतलब यूनिट एरिया में कितना डिफॉर्मिंग फोर्स सेटअप हो रहा है, वही फोर्स क्या है बच्चे? वही फोर्स स्ट्रेस होता है। इसका डिफिनीशन खुद से बनाएंगे आप लोग। तो स्ट्रेस का फार्मूला डिफॉर्मिंग फोर्स बाय एरिया, या किसी बुक में आपको लिखित मिलेगा स्ट्रेस इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया। ये SI यूनिट क्या बनेगी बच्चों? ये SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड CGS यूनिट ऑफ स्ट्रेस डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशन ML-2 फोर्स का MLT-2, एरिया का होता है L2, L से L कैंसिल, एक L ऊपर जाएगा, ML-1 T-2। ये डायमेंशन स्ट्रेस का आया। स्ट्रेस का यूनिट SI सिस्टम में, सीरियस सिस्टम में, ये लर्न रखना आप लोग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके? यह है स्ट्रेस। स्ट्रेस हाउ मेनी टाइप्स? बुक में आपको किसी बुक में 3 टाइप्स दिखाई पड़ेगा और किसी बुक में 4 टाइप्स का, मेनली 3 टाइप्स होता है, ठीक है ना? तो यहां तक आप लोग नोट करिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूं बच्चों। तो स्ट्रेस इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स से इक्वल होता है, तो मैं इसके प्लेस पर एक्सटर्नल फोर्स भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, ओके बच्चों? तो स्ट्रेस इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स बाय एरिया, ये आप लोग यूज करोगे न्यूमेरिकल में, एज अ न्यूमेरिकल। क्लियर है? इरेज करें, ओके? स्ट्रेस आर ऑफ मेनली 3 टाइप्स। पहला बच्चों टेंसाइल या टेंसिल, कुछ लोग पढ़ते हैं, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन होता है बच्चों। टेंसाइल स्ट्रेस या टेंसिल स्ट्रेस, और इसी को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो फर्स्ट ये है। सेकंड है कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस, एंड थर्ड है टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस। ये 3 टाइप्स के होते हैं बच्चों, मैं बोल रहा हूं ना, नोट कीजिए। पहला टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सेकेंड नंबर कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस, एंड थर्ड नंबर
टेंजेंशियल या इसी को शियर स्ट्रेस भी कहते हैं, शियर। ओके, यही मेनली 3 टाइप्स होते हैं स्ट्रेस के, 3 टाइप्स। अब समझते हैं बच्चों कि टेंसाइल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, बताएं। ध्यान दीजिए, जब किसी बॉडी पर आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कीजिए, एक्सटर्नल फोर्स मतलब, और उसका लेंथ में क्या हो, इंक्रीजिंग हो रहा हो, इसमें लेंथ में इंक्रीजिंग हो रहा हो, तो ऐसे स्ट्रेस को, जो वहां जो भी स्ट्रेस आएगा, जैसे मान लो ये रबर है, इस पर मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, ये स्ट्रेच हो गया, तो जैसे इसको हम रिमूव करेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, वैसे ही इसमें एक क्या होगा, रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप होगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स इंक्रीजिंग के दौरान जो सेटअप होता है, जब जब इंक्रीज होगा उस समय जो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया में सेटअप होगा, वो क्या होगा, टेंसाइल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा। मतलब लेंथ इंक्रीज करते समय, उस दौरान, ड्यूरिंग द इंक्रीजिंग ऑफ लेंथ इन अ बॉडी, a restoring force setup per unit area, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। फार्मूला वही रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया। कोई डाउट है क्या अभी भी? फोर्स अपॉन एरिया, फार्मूला वही रहेगा। इसका आपको डेफिनेशन खुद से नोट कीजिए, बनाइएगा, दिखाऊंगा नहीं। कंप्रेशनल स्ट्रेस, अब ये क्या होता है, जब किसी बॉडी को कॉम्प्रेस किया जाएगा, उसकी लेंथ क्या होगी, डिक्रीज करेगी, लेंथ डिक्रीज करेगी। उस टाइम जो भी रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप होगा यूनिट एरिया में, वो क्या हो जाएगा, कंप्रेशनल स्ट्रेस हो जाएगा। क्या होगा, कंप्रेशनल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, जब कोई फोर्स किसी सरफेस के टेंजेंशियली एक्ट हो। कैसा एक्ट कर रहा हो, टेंजेंशियली, और उसका शेप चेंज हो जाए। क्या चेंज हो जाए, शेप, और साइज भी चेंज हो जाए, दोनों कह सकता हूं मैं। तो पर यूनिट एरिया में उस टाइम जो रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप होगा, वो रेस्टोरिंग फोर्स पर एरिया क्या होगी, टेंजेंशियल स्ट्रेस हो जाएगी। तो तीनों का मीन्स फीलिंग आया। अभी मैं डायग्राम दिखा रहा हूं, स्टॉप करो, ठीक है ना। तो यही है 3 टाइप्स का स्ट्रेस। ओके, तो ये था स्ट्रेस के टाइप्स के बारे में। अब स्टडी करेंगे हम लोग स्ट्रेन के बारे में। ओके, स्ट्रेन के बाद हम लोग पढ़ेंगे लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या पढ़ेंगे, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी और हुक्स लॉ के बारे में, ठीक है ना। ये आज के टॉपिक में है। तो हेडिंग बनाए इसमें, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, देखो, जैसे आपने एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई किया और बॉडी का साइज और शेप चेंज हो गया, जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते हो, ओरिजिनल रिकवर कर लेता है। तो इसमें एक फिक्स ओरिजिनल डायमेंशन होगा। अब यहाँ डायमेंशन में आपका लेंथ हो सकता है, ब्रेड्थ हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है। इसी बोलते हैं डायमेंशन। अब डायमेंशन मतलब डायमेंशन फार्मूला पर चले जाना। डायमेंशन का मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, वॉल्यूम, एरिया, सब कुछ, ये सब क्या है, डायमेंशन है। जैसे मान लो ये एक रबर का वायर है, मान लो इसका लेंथ क्या है, L, तो कहेंगे इसका डायमेंशन L है। अब मैं डायमेंशन बोल रहा हूं या लेंथ कहूं, दोनों का मीन्स एक ही है। तो बहुत, जैसे किसी में लेंथ निकालना है, किसी में ब्रेड्थ निकालना है, किसी में वॉल्यूम चेंज करना है, या वॉल्यूम इनिशियल दिया गया है, तो इसको हम एक
फॉर्मुलेट करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है एक मेजरमेंट। डायमेंशन का मतलब एक मेजरमेंट। तो स्ट्रेन एक कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू किसी इलास्टिक बॉडी के लिए। किसके लिए? इलास्टिक बॉडी के लिए स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट वैल्यू। कैसे कांस्टेंट को निकालते हैं हम? तो उसको निकालते हैं हम चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब चेंज इन डायमेंशन में ओरिजिनल डायमेंशन से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो स्ट्रेन का फार्मूला बन जाता है बच्चे, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, यही फार्मूला है। अगर हम यहां पे लेंथ लेते हैं तो यहां पर भी लेंथ ही होगा। ऐसा नहीं यहां पे लेंथ होगा तो यहां पे ब्रेड्थ हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। लेंथ मतलब लेंथ, ब्रेड्थ है तो ब्रेड्थ, हाइट है तो हाइट, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम, एरिया है तो एरिया। ओके, तो ये है स्ट्रेन का फार्मूला। इसी को आप लोग डिफाइन कर सकते हो, डिफिनेशन बता सकते हो अपने तरीके से, अपने लैंग्वेज में। द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। ओके, तो ये है मेन डिफिनेशन। और स्ट्रेन इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसे कोई डायमेंशन या डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। हाँ, इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। स्ट्रेन भी स्ट्रेस की तरह 3 टाइप्स की होती है। स्ट्रेन आर ऑफ 3 टाइप्स। स्ट्रेन आर ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स। पहला उसमें क्या था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसको भी कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ट्यूडिनल स्ट्रेन। सेकेंड क्या रहेगा? उसमें कॉम्प्रेस किया गया था बॉडी को, कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस। तो कॉम्प्रेस करो किसी बॉडी को, उसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है। क्या डिक्रीज करता है? वॉल्यूम डिक्रीज करता है, मतलब वॉल्यूम में चेंजेस होती है। तो इसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। थर्ड नंबर, उसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस था या उसको शियर स्ट्रेस कहते। तो यहां पे भी शियर स्ट्रेन होगा या शियरिंग स्ट्रेन होगा, एक ही बात है, शियरिंग स्ट्रेन। तो 3 टाइप्स का होता है बच्चों, इसको नोट करें। तो बच्चों, स्ट्रेन आर ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स: लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकालेंगे? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और शियरिंग स्ट्रेन निकालेंगे जितना एंगल बेंड होगा साइज और शेप में, थीटा, उसको राउंड ऑफ लेके tan थीटा, और उसी फिगर से, उसी राइट एंगल ट्रायंगल से tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा। तो चेंज इन लेंथ डेल्टा L मान लें, तो L डेल्टा L बाई L, वॉल्यूम डेल्टा V बाई V, और ये फॉर्मूला निकाल देंगे उसमें अकॉर्डिंग टू फिगर। tan थीटा हम परपेंडिकुलर बाई बेस करके tan थीटा कैलकुलेट कर लेंगे और ये आ जाएगा हमारा। ठीक है ना? तो आज के लिए स्ट्रेन तक पर्याप्त है। अभी आपका चलेगा वाइवा क्वेश्चंस 15 मिनट्स। तो वीडियो को स्टॉप करो कंप्लीटली।